हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है, यानी प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है शुक्लोत्तर युग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भारतेंदु युग। तो आप सभी को देखो इसको याद कैसे करना है। इनका नाम आचार्य रामचंद्र क्या है, शुक्ल है। तो शुक्ल पीछे आ रहा है, तो शुक्ल शुक्ल से आप याद कर सकते हैं शुक्ल युग। ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है गवन की विधा है, यानी गवन की विधा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एकांकी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उपन्यास, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, कहानी दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा कि ये जो गबन रचना है ये किसकी है। ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है। VIMP। ठीक है। तो ये जो गबन है ये एक उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, कमल का सिपाही। ठीक है। कमल का सिपाही कृति है, यानी कमल का सिपाही जो रचना है ये किसकी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है अज्ञे, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है क्या, जैनेन्द्र कुमार, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, अमृत राय दिया गया है। ठीक है। तो देखिए कमल का सिपाही जो रचना है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं VIMP। ठीक है। VIMP लिख सकते हैं आप, क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं ये किसकी रचना है। तो ये जो रचना है, यानी कि ये कमल का सिपाही जो रचना है, वैसे तो आप सभी को पता होना चाहिए ये किसकी रचना है। जो कमल का सिपाही जो रचना है ये अमृत राय के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे पूछा जा रहा है कि कामायनी, ठीक है, यानी कामायनी किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, यानी किस विधा की रचना है, यानी कामायनी एक रचना है, वो किस विधा की में रचा गया है, वो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपन्यास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है नाटक। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महाकाव्य, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, संस्मरण दिया। तो ये जो कामायनी जो रचना है ये एक महाकाव्य रचना है, जिसके लेखक है कौन, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दीप शिखा किसकी रचना है, यानी दीप शिखा रचना है, ये किसकी रचना है वही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजकुमार वर्मा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध, ये पूरा नाम है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है मोहन राकेश दिया गया है। तो देखिए दीप शिखा जो रचना है ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचा गया है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है भाई। ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VIMP क्वेश्चन है, क्या है, VIMP क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठवे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर छठवा, और क्वेश्चन नंबर छठवे में क्या दिया गया है, कह रहा कि प्रश्न नंबर छठवा में हिंदी की प्रथम कहानी है ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी की प्रथम कहानी। ये वाला क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, हिंदी का प्रथम कहानी क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो आपको ध्यान से पढ़ाई, मतलब सीरियस पढ़ाई करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर कफन, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ममता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है इंदुमती, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, परीक्षा गुरु दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम कहानी की बात कर, ध्यान से समझिएगा प्रथम कहानी की। तो प्रथम कहानी जो है ये इंदुमती है, ये जो परीक्षा गुरु है ये प्रथम उपन्यास है। तो ध्यान से रखिएगा प्रथम क्या है, उपन्यास है।
ये क्या है? उपन्यास है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम उपन्यास तो आप परीक्षा गुरु को टिक करेंगे। पूछा है प्रथम यहाँ पर कहानी, प्रथम कहानी की अगर बात करेगा तो यहाँ पर आप टिक करने वाले हैं कौन सा? इंदुमती टिक करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है झरना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गोदान। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गबन। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? प्रेमाश्रय दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा ये जो गबन है, ये गोदान है, ये प्रेमाश्रय, ये सभी रचनाएं जो है प्रेमचंद्र की हैं। और ये जो झरना है ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही पहला ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को, ठीक, सॉरी 8वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। और क्वेश्चन नंबर 8वां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें दिया क्या क्या बोल रहा है कि आवारा मसीहा, ठीक है, किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामकृष्ण बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर रांगे राघव, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है महादेवी वर्मा का। तो ये जो आवारा मसीहा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है भाई। VIMP लिख सकते हैं यहाँ पर, VIMP क्वेश्चन, ठीक है। तो आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचा गया है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9वां। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? यानी प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है निराला, जिनका नाम पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिखा, तो इसको आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। क्या होना चाहिए? मैथिली होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर थी ली ल में क्या रहेगा? यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा शरण, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो आगे दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार क्वेश्चन लगा देने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं उनको बोला जाता है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतीराम, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आदिकाल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भक्ति काल। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? रीति काल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो मतीराम है ये जो है रीति काल के कवि हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? आई होप आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पता होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, आदि में जुड़ते हैं, ठीक है, प्रारंभ में जुड़ते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक शब्द लिखा है यहाँ से यहाँ तक शरण है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके जो शुरुआत में लगा है वो क्या लगा है? अनु लगा है। इसका मतलब ये जो अनु है यही आपका क्या है? ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो उपसर्ग हमारा क्या होगा? अनु हो गया। तो अनु ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है क्या? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि मोटाई में प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए आपसे प्रत्यय पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछता है तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों साथ में ही पूछता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब प्रत्यय क्या होता है भाई? तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं, अंत में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मोटाई, इसमें कौन सा ध्वनि निकल रहा है? आई का ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें हम तो यहाँ पर कौन सी ध्वनि निकल रहा है? आई। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ना ही तो होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में भी आई दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में भी आई दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो इसमें आई कौन सा वाला है? मोटाई में पहले तो आ आएगा यहाँ पर, ठीक है, आ गया।
और इसमें पीछे देखा जाए तो बड़ी ई की मात्रा है, मतलब आई कुछ इस तरीके से वाला हो जाएगा। और आई देख सकते हैं ये वाला जो आई है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है, यानी चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब आपको यहाँ पर संख्यावाचक हो, शब्द क्या है वो संख्यावाचक हो या फिर गिनती बताने वाला हो, तो वहां पर बस आपको द्विगु समास पर टिक कर देना होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा रहा है चौराहा, यानी चार राहों का समूह। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, कह रहा है रात का तत्सम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रात्रि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर निशा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दिन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है रजनी दिया गया है। तो रात शब्द, रात का जो है तत्सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रात्रि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हास्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शोक, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है भय दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो निर्वेद दिया गया है। ठीक है, तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है उसको हम लोग शोक बोलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि करुण रस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर रोना, विलाप करना, शोक व्यक्त करना, वहां पे होता है करुण रस। तो यहाँ पर शोक यानी कि शोक, यही तो है शोक भाई। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, कह रहा है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। आई होप आप सभी लोगों ने रोला सोरठा तो अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या 16 16, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर 13 13, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर 24 24, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 11 11 दिया गया है। तो सोरठा के दूसरे एवं तीसरे चरण, सॉरी दूसरे एवं चौथे चरण में हमसे पूछा गया, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो दूसरा और चौथा पूछा गया है, तो इसमें कितना हो जाएगा 13 13 मात्राएं हो जाएंगी भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। तो अलंकार काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में अलंकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है आपका उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है श्लेष अलंकार। तो देखिए यहाँ पर जैसे जहाँ पर सा सी से सरिस आ जाए वहां पर वैसे तो होता है आपका उपमा अलंकार। याद करने का ट्रिक आप लोग समझ लो, जहां पर क्या आ जाए सा आ जाए, जहां पर आ जाए सी आ जाए, और जहां पर आ जाए क्या सरिस आ जाए, ठीक है, ये सब जहां पर आ जाए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना तो कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि रोला किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अर्ध सममात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है सममात्रिक छंद, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि रोला क्या है, एक सममात्रिक छंद है, उसके जो प्रत्येक चरण में मात्राओं की जो संख्या होती है वो 24 24 होती है। अब ये 24 क्या है भाई, ये तो एक सम ही संख्या सममात्रिक ही है, यानी सम संख्या आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा गया है मधुनी शब्द का वचन और विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पंचमी विभक्ति बहुवचन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है षष्ठी विभक्ति द्विवचन। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग इस जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग जब कमेंट कर लेंगे तब फिर इस वीडियो को चालू करके देखिएगा। वैसे तो यहाँ पर मधुनी का जो
सही आंसर जो है इस बहुविकल्पी में यानी कि विकल्प में दिया ही नहीं है, तो इसको एक अलग से विकल्प हम लोग बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और वहां पे लिखते हैं प्रथम पुरुष क्या है, सॉरी, मधुनी लिख लेते हैं। यहाँ पर वैसे इसका जो ये है, यहाँ पर ये चतुर्थी पंचमी ये सब हमें नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए था आपका, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ अलग से पूछा है, मधुने शब्द का बहुवचन या ऐसा पूछा है, तो आपसे ऑप्शन जो है थोड़ा सा अलग दे दिया गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मधुनी। आपके ऑप्शंस थोड़े से गलत दे दिए गए थे, इसकी वजह से आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो दिक्कत नहीं लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मधुनी हो जाएगा। मधुनी, वो भी छोटी ई की मात्रा वाला। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो ऑप्शंस है ये आपके सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग न सुनिए। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1951 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1943 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1979 में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1959 में, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1943 में, ठीक है। कब हुआ था, 1943 में हुआ था। दूसरा तार सप्तक का जो संपादन हुआ था वो हुआ था 1951 में, और जो तीसरे तार सप्तक का संपादन हुआ था वो हुआ था 1959 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में जो है 8 वर्ष का गैप है, तो इसमें 8 प्लस करते चले जाएंगे तो आपका एक ठो ज्ञात हो जाएगा। यानी आपको अगर पहला पता है तो बाकी दो का आप अपने से निकाल सकते हैं। तो तीसरा शतक हमसे पूछा है, यानी कि लास्ट वाला पूछा है। यहाँ पर तीसरा शतक का प्रकाशित किया गया था 1959 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है आंख का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वाहन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है पावक, और ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सुधा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है अधीर दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंख का पर्यायवाची होता है वो होता है नेत्र, होता है नयन, होता है लोचन, होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो आप लोग यहाँ पर एक और ऑप्शन बना लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई बना लीजिए। यहाँ पर नयन लिख लीजिए, नेत्र का जो पर्यायवाची होता है वो नेत्र होता है, ठीक है, और नयन भी होता है, और क्या होता है तो लोचन भी होता है, आपको याद होगा लोचन, ठीक है। और क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेत्र नयन लोचन। तो इतने होते हैं आपकी आंख के पर्यायवाची, तो ऑप्शन में नहीं दिए गए थे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो ये तो रहे बहुविकल्पी का, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20 नंबर का आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो 50 नंबर का होगा वो आपका लिखित पेपर होगा, उसमें आपको लिखना होगा, जैसे कि जीवन परिचय हो गए, गद्यांश पद्यांश हो गए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। तो चलिए हम सबसे पहले उन क्वेश्चनों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला में दिया गया है जो कि खंड आपका ब है। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहले निर्देश में क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। यानी ये आपका ऐसा है, आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा जो कि काफी अच्छे नंबर में है भाई, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये 6 नंबर का है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर 2 3 4 नंबर तक ले लेते हैं तब भी काफी है, ठीक है। कह रहा है कि जिंदगी को मौत के पंजों, ठीक है, से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की, ठीक है, खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। कुछ इस तरीके से आपका एक गद्यांश दिएगा, और इसके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर उपयुक्त अवतरण, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, पहला संदर्भ से पूछता है, और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेखांकी अंश की व्याख्या, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। और तीसरे नंबर पे है यानी ग वाला, मनुष्य ने अपनी, ठीक है, धरोहरों
को किस प्रकार संयोज कर रखा है। ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। यानी 3 क्वेश्चन, तीनों 2-2 नंबर के, तो 2 तिहाई कितना 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए बात करते हैं पद्यांश के बाद। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो चुका है आपका, देख सकते हैं ये पद्यांश है, दूसरे नंबर पे है। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें से ये वाला जो गद्यांश ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IMP लिख लीजिए। ठीक है, IMP यानी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है उधो मोहि व्रत बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। ये वाला आपका जो गद्यांश है ये भाई 100% आपका जो है आने वाला है यूपी बोर्ड 2024 में। तो इस वाले गद्य पद्यांश को जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। पद्यांश आपको 2 देगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अथवा लिखा है, अथवा का मतलब एक ठो और दिया है। तो ये दोनों में से आपको अगर ये वाला नहीं आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, तो आप दूसरे को कर सकते हैं। आपको पहले लिखना होगा टूटी है तेरी कब समाधि। ठीक है, डॉट 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 करके यहाँ पर लास्ट का लिख लीजिएगा, उसके बाद तब करिएगा इसको, तो इस तरीके से देगा। उसके बाद अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें से कहेगा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपको संस्कृत का जो है, कुछ संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे जो कि गद्यांश ही होंगे, ऐसे कुछ रहेगा, और वो भी 2 देगा। एक तो यहाँ पर है, एक हम और भी दिखा देते हैं। तो उसका भी आपको लिखना पड़ता है, संदर्भ लिखना पड़ता है, उसके बाद अनुवाद लिखना होता है। तो इतना लिखेंगे तो आपको काफी अच्छा नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गद्यांश वाला आपका दूसरा जो क्वेश्चन है। तो अगर आपको एक नहीं आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है, तो आप दूसरे को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर चौथे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश, यहाँ पर पद्यांश की बात करेगा भाई। और ये भी काफी, इसमें देखिए लिखना क्या होगा, संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद लिखना होगा, सेम चीज, 5 नंबर रहेगा। काफी अच्छा नंबर है, तो आप लोग मेहनत करके एकदम बिल्कुल लिखेगा अच्छे से। इसमें से आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा, सर्वेभवन्तु सुखिनः होगा, एक मानव हितः प्रयोहत, क्रोधित्वा न सच्युत, कामं हित्वा अर्थवान् भवेत्, लोभित्वा सुखी भवेत्। यानी ठीक है, तो ये 2 आप पद्यांश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों आपको पढ़ना ज़रूरी है। और भी आप पद्यांश पढ़ सकते हैं अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो। इसका संदर्भ और अनुवाद जो है अच्छे से आप लोग अगर प्रॉपर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 नंबर जो है यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएँगे, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है। और तभी आपका जो है हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर जो है कर पाएँगे आप लोग। ठीक है? उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5वें की, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या बोल रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं एक के उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपको ज्योति जवाहर मिर्जापुर में, जितने भी विद्यार्थी मिर्जापुर में हैं उनको जो है ज्योति जवाहर पढ़ना होता है। ठीक है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट वाले, और बाकी अपने वाले जो अलग स्टेट के होंगे वो अपना देख सकते हैं विद्या में। छठवें क्वेश्चन की अगर बात करें कि छठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिए गए लेखकों, यहाँ पर देखिए लेखक का यानी जीवन परिचय आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, साफ साफ कर रहे हैं बात, तो जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आप जयशंकर प्रसाद का अच्छे से याद कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए। दोनों में से अगर याद किए हैं तो कोई ना आपका कोई फंस ही जाएगा। अब बात करते हैं खवाने, यानी कि छठवां का क ये रहा, अब छठवां का ये ख है। इसमें भी कवि का आपका क्या पूछेगा, जीवन परिचय, यहाँ पर लेखक, यहाँ कवि। तो इसमें आपको तुलसीदास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महादेव वर्मा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये सभी आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका जो है आपके बोर्ड एग्जाम हिंदी में भाई 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना आप लोग अच्छे से केयरफुली तरीके से अपने पढ़िएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या बोल रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी जो याद किए हैं में से कोई एक श्लोक लिखिए, जो कि कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का है। यानी कोई एक श्लोक लिख देना होगा, कोई एक श्लोक का मतलब जैसे इस प्रकार के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि। अब जो पेपर में आए वो वाला मत लिखिएगा, दूसरा कोई लिखिएगा, नहीं तो आपका नंबर जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर का आशित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खम दिया के अलचंद्र का आशित अपने क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला वाला जो है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केवल 2 ही करना है, आप अच्छे से जाके कई क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में की दी गई निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध से क्वेश्चन आप प्रदूषण वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर सकते हो अगर आप निबंध याद नहीं किए हैं अब तक तो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब या एक ठो और याद कर सकते हैं, पुस्तकालय के बारे में याद कर सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे किसको? पर्यावरण प्रदूषण को, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका जो है एक नया क्वेश्चन शामिल हुआ है इस साल यूपी बोर्ड 2024 में, कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लेखन, यानी कि पत्र लिखिए। पत्र लेखन आ गया है कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो इतना आप लोग अगर करते हो तो हिंदी में भाई आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है कर पाओगे। हिंदी में जो है आपका जो नंबर होना चाहिए वो 95 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने बताया, जितना मैंने बताया सभी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।